जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। प्लीज सेट डाउन, बैठिए सभी लोग। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बैठिए। तो हम लोग अपनी क्लास में अभी मनी एंड बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर आज हम आगे शुरू करेंगे, है ना। चलो, पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं बैंकिंग के, उसके बाद शुरू करेंगे, सही है। चलो, अंशु, मार्कर और वो भी रिमोट भी दे दो। ये रिमोट, अच्छा ये ठीक है। चलिए, फिर हम ये सब चीजें देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। अभी लगा रहे थे क्या? लगा दो, आराम से लगा दो। हमने 150 क्वेश्चंस कर लिए थे। हाँ, तो आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, प्लानिंग और अनएम्प्लॉयमेंट यही करने वाले हैं। चलो, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 180, 182 तक। नहीं, 150 तक हो गए, अभी हम करेंगे 182 तक। 183 से ग्रोथ डेवलपमेंट है, तो हम 182 तक कर लेते हैं पहले क्वेश्चन, सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फिर हम आएंगे। हो गया अंशु? चलो, क्वेश्चन नंबर 151। चलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 151 रीड करिए आप इसे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट बाय द आरबीआई, एमएसएफ, ठीक है, कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि एमएसएफ की मीनिंग क्या है। एमएसएफ जल्दी बताइए, एमएसएफ किसे कहते हैं? हाँ, एक रात के लिए कौन लोन लेता है, किससे? ये एक ऐसी सुविधा है जो बैंकों को अनुमोदित कर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई से रेपो सीमा से अधिक रातों रात धनराशि उधार लेने की अनुमति देती है, वह भी दंडात्मक दर पर। यहाँ पर एक वर्ड नोट करना है, पेनाल्टी रेट लिखा होगा, दंडात्मक दर, पेनल रेट। ये पेनल रेट का मतलब क्या है, दंडात्मक दर। क्योंकि आप याद करो कि हमेशा रेपो रेट से क्या होता है, ज्यादा। तो दोस्तों, अगर आपके पास रेपो रेट से ज्यादा पर आप जब लोन लोगे, दैट इज कॉल्ड एमएसएफ। क्या ये 0.25% रेपो रेट से ज्यादा होता है ना। और दोस्तों, ये बैंक रेट के बराबर होता है। 2011 में शुरू हुआ और ये आप ये भी कह सकते हैं कि एलएएफ की विंडो के अंदर आता है। रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें। ये देखिए दोस्तों। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 152। थैंक यू आशीष। क्वेश्चन नंबर 152, जल्दी करें। ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द आरबीआई प्राइमरली रेफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं? आरबीआई और बैंकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। आप लोग बी कह रहे हैं क्या? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट टू रेगुलेट सिस्टमैटिक लिक्विडिटी। जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई सिक्योरिटी को बेचेगा। और जब मनी सप्लाई कम है, तो रिसेशन के समय खरीदेगा। आता है क्या? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, कुल मिला के एमपीसी। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 153, 153 बताएं दोस्तों, आराम से प्रैक्टिस करें।
ए कह रहे हैं क्या आप? मुद्रास्फीति का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। स्टेट स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष नहीं, बल्कि होना चाहिए 5 वर्ष में। सही है। एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स विद द गवर्नर ऑफ द चेयरमैन गवर्नर है। एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। एक साल में कितने बार? MPC has the authority to decide only the policy rate and not other instruments such as reverse repo rate, CRR और SLR। स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। बोलो सही है। तो कह रहे हैं एमपीसी सिर्फ पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करती है, अदर इंस्ट्रूमेंट रेपो रेट वगैरह नहीं। स्टेटमेंट गलत है। ए हो जाएगा 2 और सी। चलो यहाँ पर ए कर लेंगे हम लोग, ये फाइल आपको ऐसे मिल जाएगी। क्या है कथन? फॉर एमपीसी केवल पॉलिसी रेपो रेट तय करती है, का अधिकार केवल पॉलिसी रेपो रेट तक है, सीआरआर एसएलआर तक नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट। हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 154, जल्दी। है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तो बताइए। एमएसएफ है, ये है, रेपो रेट है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑपरेशन एंड द वेरिएबल रेपो रिवर्स है, ये फिस्कल पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग सीआरआर। बताएं दोस्तों। देखो जनरली अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन जैसे एमपीसी हैज डिसाइडेड अभी अभी लाइक लास्ट ईयर टू कट द सीआरआर बाय 100 बेसिस पॉइंट, ये तो मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जनरली सामान्यतः क्या तय करती है? पॉलिसी रेपो रेट, पॉलिसी रेट्स आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी ये डिसाइड करती है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी बॉडी नहीं है। चलो दोस्तों, क्या है सीआरआर? प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास अपने एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में औसत दैनिक दैनिक शेष के रूप में सीआरआर बनाए रखना आवश्यक है। एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर एज एन एवरी डेली बैलेंस विद द आरबीआई एज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। सही है। क्या मैंने ये बताया था कि डेली बेसिस पर होता है, और ये डेली बेसिस पे करते हैं। और डेली बेसिस पर बैंक कहाँ रखती है? अपने पास। और 14th डे, ऑल्टरनेट फ्राइडे, कहाँ रखती है? आरबीआई पास। बताया था आपको ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कमर्शियल बैंक को सीआरआर जो है वो कैश के रूप में रखना है आरबीआई के पास। सही है। कह रहे हैं सीआरआर रिप्रेजेंट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद इटसेल्फ। ये स्टेटमेंट क्या है? अपने पास, यहाँ लिखा होगा अपने पास। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आंसर इज 1 और 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें। 156। करो जल्दी से।
हो गया? क्या है आंसर? पीछे से भी आवाज चाहिए मुझे बराबर, इक्वल पार्टिसिपेशन। बताओ, ऐसे बोला करो, ऐसे ABCD। हाँ, ऑनलाइन आप लोग भी। हो गया? चलो, कह रहे हैं जो SLR जो है, रिक्वायर्स commercial bank to maintain a specified percentage of their NDTL in the form of liquid assets such as approved securities। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वैधानिक तरलता अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी NDTL का एक निर्दिष्ट प्रतिशत अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे तरल संपत्तियों के रूप में बनाए रखना होता है, और ये अनिवार्य भी होता है ना। देन ये कह रहे हैं कि SLR अत्यधिक ऋण विस्तार को सीमित करके, क्योंकि अगर SLR को कम कर देंगे तो ये जब बढ़ा देंगे तो बैंकों को ज्यादा रखना पड़ेगा, या कम कर देंगे तो बैंक लोन ज्यादा देंगी। दोस्तों, के SLR से अत्यधिक ऋण विस्तार को सीमित करके और जमाकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए तरल परिसंपत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग स्थिरता बनाए रखने में बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? दोस्तों, क्या हमने ऐसे ही SLR में पढ़ा था कि SLR क्यों होता है कि आज मान लो मैं 2 लाख रुपए जमा करके आया बैंक में, तरल बैंक ने उसे लोन दे दिया, फिर दोस्तों मैं पहुंचा, बैंक दे ना पाए, ऐसा ना हो तो बैंक की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें, इसलिए होता है SLR। आंसर इज ए। नाउ पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन 157 जल्दी से। ए है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बिक्री करता है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कमी आती है। स्टेटमेंट सही है। जब वो बेचता है तो पैसा RBI के पास, सही है। नेक्स्ट है, खुले बाजार में बिक्री से बैंकों का आरक्षित आधार बढ़ता है। क्या भारत बैंकों का रिजर्व बेस जो पैसा है वो बढ़ता है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट यहीं पे क्या हो गया? गलत, बढ़ता नहीं है। जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण सृजित करने की उनकी क्षमता का विस्तार होता है। नहीं, ऋण सृजित कहाँ होता दोस्तों? इससे तो ऋण सृजित विस्तार कहाँ होता है? इससे ऋण ऋण सृजन कम होता है। तो स्टेटमेंट गलत है, तो मैं जाऊंगा किसके साथ? सी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन से है, मूल्यह्रास से है, जल्दी। 158 बताएं, हैं? 158 का बोलो जल्दी, सारे लोग पढ़ो। इतना टफ हो रहा क्या? पहले तुम लोगों से ऐसे ओहे पहले तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे ना, अभी आने लग रहे हैं ना। पहला स्टेटमेंट है कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ऑफ रुपी वर्सन द करंट अकाउंट डेफिसिट टू द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव। कल तो इतने बार बताया, जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा तो भारत का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा और इंपोर्ट महंगा। तो जब भी तो एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम, तो इससे चालू लेखा घाटे में कमी आएगी, ये बात तो है ही है। और साथ में भारत की वस्तुएं विदेशी बाजार में सस्ती होंगी या महंगी? सस्ती होंगी, तो भारत में निर्यात प्रतिस्पर्धा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ए क्या है? सही है। नाउ आर देखते हैं दोस्तों, आर बताओ सही है या नहीं। कह रहे हैं जो क्या मैंने जो एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप मान लो सही है। तो दोस्तों, अ वीकर रुपी इंक्रीजेस द डोमेस्टिक करेंसी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। मैंने अभी बताया कि जब रुपए कमजोर होगा तो आयात महंगे होंगे, और जबकि एक्सपोर्ट सस्ता होगा विदेशी बाजार में, तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ठीक है। तो दोस्तों, मैं कहूंगा आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो करेक्ट आंसर इज ए। सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, जल्दी से चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। विजेता का मतलब है ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही है कि नहीं? दोनों लोग काम करें, पहले आप दिमाग चलाओ फिर मैं। हो गया क्या? नहीं इतना कठिन है क्या? तुम लोगों के सन्नाटे से समझ में आता है क्वेश्चन कैसा है? नहीं आ रहा? आओ मैं करता हूं। पहला कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कथन सही। ये बताओ, संकुचित मौद्रिक नीति, पहला पॉइंट पकड़ो कि संकुचित हम कब करेंगे? जब हमें मनी सप्लाई को कम करना है। क्या करना है? दूसरा, कब करेंगे? मुद्रास्फीति के समय। सही है। अब तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? अब क्या दिक्कत हो रही है? पहला सही है। A significant increase in the policy interest rate tend to reduce real GDP in the short to medium term due to contraction in aggregate demand. Statement 1 is absolutely right. सही है। अब ये बताओ, अगर मान लो आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगी, क्या इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं? सख्त मौद्रिक नीति, जहां पर पॉलिसी रेट्स रिजर्व रेशियोज बढ़ जाते हैं, तो इससे देश में पैसा कम जाएगा, तो डिमांड कम, तो उत्पादन कम, तो रिड्यूस रियल जीडीपी होगा। और दोस्तों इससे जो पैसा कम होगा तो संपूर्ण मांग में कॉन्ट्रैक्शन आने वाली संभावना, मतलब वास्तविक जीडीपी कम होती है, और ये वाला लिखा होगा मांग, कुल मांग में भी संकुचन। सही है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि जो संकुचित मौद्रिक नीति है, इससे तुरंत की तुरंत और अनुपातिक फॉल इन द प्राइस लेवल ड्यू टू परफेक्ट प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहे हैं संकुचनकारी मौद्रिक नीति के कारण कीमतों में तत्काल और अनुपातिक गिरावट आती है, जिसके कारण कीमतों में पूर्ण लचीलापन होना चाहिए। दोस्तों ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्या ये वाली बात भी डाइजेस्ट हो रही क्या? तो मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट है द डिसइंफ्लेशनरी इम्पैक्ट। याद करो डिसइंफ्लेशन क्या होता है? जब मनी सप्लाई को कम किया जाता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल, तो वही तो है कॉन्ट्रैक्शनरी, संकुचन। तो कह रहे हैं डिसइंफ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑफ द एमपी मॉनेटरी पॉलिसी टिपिकली ऑपरेट्स विद टाइम लैग रिफ्लेक्टिंग नॉमिनल रिजिडनेस इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि ये देखो समझो, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपस में, थर्ड स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट का कटाक्ष कर रहा है, समझना। कह रहा है कि जब आरबीआई संकुचनकारी मौद्रिक नीति के कारण कीमतों में तत्काल, ये जो वर्ड लिखा ना तत्काल, ये वर्ड क्या है? गलत है दोस्तों। तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है लेकिन थोड़ा टाइम के साथ। नहीं समझे क्या? थोड़ा टाइम के साथ। लेकिन अब इसीलिए तो काम एक किया गया। थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करने के चक्कर में। इसीलिए अब एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बना दिए गए। क्या बना दिए गए? याद करो, पहले इंटरनल थे, अब दोस्तों रेपो रेट से कनेक्ट कर दिया लोन के रेट को। अगर आप भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो एक लोन रेपो रेट 91 डेज टी बिल 182 डेज टी बिल लिखा हुआ है उसमें। इसका मतलब है क्यों किया गया? क्योंकि पहले क्या होता था कि मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ चेंज हुआ, लगभग एक क्वार्टर के बाद बैंकों के फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होते थे, टाइम लैग था। इस टाइम को थोड़ा कम करने के लिए आज रेपो रेट कम, आज से ही बैंक के लोन के रेट कम, ऐसा करने लग रहे हैं। लेकिन संकुचन में थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टेटमेंट 3 है, मौद्रिक शक्ति का मुद्रा, मौद्रिक शक्ति वही, पॉलिसी रेट ज्यादा, रेपो रेट ज्यादा, सीआरआर ज्यादा, की मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव आमतौर पर क्या समय अंतराल के साथ काम करता है, जो अर्थव्यवस्था में नाममात्र की कठोरता को दर्शाता है। तो मैं कहूंगा आंसर इज ए। लुक एट दिस ए। रुक जाओ, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी प्रभाव और टाइम लैग समझना।
पहला कह रहा है मैं क्या इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम समझ में, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन कम, स्टेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। कथन दो देखो, इमीडिएट एंड प्रोपोर्शनल फॉल इन द प्राइसेस, यह नॉमिनल रेजिडेंस को इग्नोर करता है, प्राइस स्टिकी होते हैं, वेजेस कॉन्ट्रैक्ट्स मेन्यू कॉस्ट के अंतराल एडजस्ट होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि न्यू केनीशियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि शॉर्ट रन में प्राइस क्या होता है, रेजिड होता है, ऐसे तुरंत नहीं बदलता है कुल मिला के ऐसे। और देखो ये मैंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन जो संचरण है इसमें क्या होता है, टाइम लैग होता है, लगभग देखो यहाँ पे लिखा कितना 6 से 8 महीने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 160, बहुत इजी है यार। मात्रात्मक उपकरण बताने हैं, मात्रात्मक उपकरण जल्दी बताइए कौन सा है।